हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हमारे साथ मैथ की क्लास को बहुत ही इंजॉय के साथ पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1। लेकिन इसके पहले वीडियो में मैंने अध्याय 5 के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिए हैं, जिसमें इसके जो भी फार्मूले हैं उन सारी चीज़ों को बताया गया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाके उसे ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं देखेंगे तब तक आपको ये प्रश्नावली जो है अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखें, और साथ ही में यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्नावली 5.1 की तरफ, जिसका पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो यह दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। यानी कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे और उसमें बोला है ये कि हर स्थिति की जो है कुछ सूची बनाना है, और वो सूची एपी है ये हमको पता करके बताना है, और यदि एपी है तो क्यों है। तो चलिए हम लोग उसे क्वेश्चन में जो है इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि कैसे इसे हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। ठीक, तो इसका कहने का ये मतलब है कि जैसे अगर आप किसी टैक्सी से यात्रा कर रहे हैं, ठीक है ना, ये टैक्सी है, इससे अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आप 1 किलोमीटर चलते हैं, तो 1 किलोमीटर का जो है ना आपको किराया देना है। और कितना देना है, देखिए प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया देना ना वो ₹15 देना है। यानी कि हमने यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर अगर दूरी तय की है कुल, तो हमें ₹15 देना है। ठीक, इसके बाद हम 1 किलोमीटर और आगे जाते हैं तो हमारा 2 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो 1 किलोमीटर होगा। तो 1 किलोमीटर जब और हम आगे जाएंगे तो इसमें बोला है कि और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 देना है। यानी कि इसके बाद इस 1 किलोमीटर तक तो हमें ₹15 किराया देना है, लेकिन इसके बाद जब हम लोग 1 किलोमीटर और चलेंगे तो उसमें 8 जोड़ लेंगे, ₹8 और देना पड़ेगा। और अगर 1 किलोमीटर चलेंगे तो ₹8 और देना पड़ेगा। तो हमें इस 1 किलोमीटर के कितना देना होगा, 15 + 8 देना होगा, क्योंकि ₹8 इसमें जोड़ लेना है कि ₹23 देना होगा। फिर इसके बाद जब हम 1 किलोमीटर और चलेंगे तो कितना देना होगा, 23 + 8 देना होगा, यानी कितना देना होगा हमको, ₹31 देने होंगे। फिर इसके बाद जब 1 किलोमीटर और हम चलेंगे तो हमें कितना देना होगा, 31 + 8 यानी कि ₹39 जो है हमें देना होगा। तो इसी का हमको जो है एक सूची तैयार करनी है या एक श्रेणी बनानी है, फिर उसको हमको देखना है कि वो समांतर श्रेणी बन रही है कि नहीं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग इसे हल करके देखते हैं। तो जैसा कि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रथम किलोमीटर का जो किराया है, प्रथम किमी पर किराया, तो प्रथम किमी पर जो किराया है वो कितना है बच्चों, वो आपका ₹15 है। ठीक है ना, 15 है, जिसे हम लोग A1 से भी दिखा सकते हैं। उसके बाद जो है दूसरे किमी पर किराया, तो दूसरे किमी पर जो किराया हो जाएगा उसे हम लोग A2 से दिखा सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 15 और प्लस में हमें ₹8 और उसमें जोड़ देना होगा 8, तो ये 23 हो जाएगा। ठीक, फिर इस तरह से तीसरे किमी पर किराया, तीसरे किमी पर जो किराया है इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, A3 लिख सकते हैं। और A3 के लिए हम क्या करेंगे, फिर 23 में हमें 8 जोड़ना होगा, क्योंकि ₹8 अतिरिक्त हमको जोड़ते चलना है, तो 31 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है इसी तरह से हमारा चौथे किमी पर किराया, तो चौथे किमी पर जो किराया होगा बच्चों, अगर हम इसे A4 से दिखा सकते हैं तो 31 और प्लस में 8 हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 39 बनेगा। ठीक ना, ₹39 बन जाएगा। ठीक, इन सबको मिला करके अगर हम लोग एक श्रेणी बनाते हैं यहाँ पर, तो हमारी जो श्रेणी प्राप्त होती है या सूची प्राप्त होती है, सूची भी कह सकते हैं इसे, ये हमारी सूची होती है क्या, 15, 23, 31, 39, ये जो है ऐसे करके डॉट डॉट हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब ऐसे आगे चलते चला जाएगा जितना किलोमीटर जाएंगे। अगर हम सबका जो है सारवांतर निकालते हैं, तो जैसा कि सारवांतर का फार्मूला होता है, अगर D1 निकाल रहे हैं तो देखिए ये हमारा A1 होगा, ये A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा, और ऐसे करके आगे चला जाएगा। तो D1 यदि आप निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, A2 - A1, ये हमारा पहला सारवांतर हो गया। ठीक है,
तो ये A2 है और ये A1 है, यानी कि 23 माइनस 15, 23 में से 15 घटेगा बच्चों, कितना बचेगा? 8 बचेगा। फिर ऐसे अगर हम D2 निकालते हैं तो इनके बीच का जो सर्वांतर होगा D2 होगा A3 माइनस A2, जो दूसरा सर्वांतर इसे हम बोलते हैं, और ये क्या हो जाएगा? 31 माइनस 23 हो जाएगा, और इसे भी हम लोग क्या देखते हैं? 8 प्राप्त होता है। ऐसे ही अगर हम लोग D3 निकालते हैं, यानी कि तीसरा सर्वांतर, और ये क्या होगा? A4 माइनस A3। सर्वांतर के बारे में इसके पहले वीडियो में बताया गया, उसका लिंक नीचे दे दिया जाएगा, वहाँ से उसे आप देखिए अच्छे से, तब ये सारी चीज़ें आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है ना यार। यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि जो जितने सर्वांतर हमने निकाले हैं D1, D2, D3, ये सभी के सभी क्या प्राप्त हुए हैं? 8 ही प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि दी गई सूची AP है, उसका रीजन भी देना है, क्योंकि इनका सार्वंतर समान प्राप्त होता है, ठीक है ना, समान प्राप्त होता है, तो इसलिए हमारा ये जो है AP है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। यानी कि हम लोगों को क्या करना है कि किसी भी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा को एक सूची बनानी है, उसकी हवा की जो मात्रा उपस्थित हो रही है, ठीक। लेकिन उसमें कंडीशन दिया है कि जबकि वायु निकालने वाला जो पंप है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग जो है निकाल देता है, यानी कि हर बार जो है वो 1/4 भाग उसमें से बाहर निकाल देता है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि बच्चों हमारे पास है एक बेलन, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया गया है कि इस बेलन में कितनी हवा उपस्थित है, तो यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं। तो मान के चलिए अब हमारे पास एक बेलन है और इस बेलन में जो है 64 लीटर हवा जो है भरी हुई है, ठीक। तो A1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 64 लिख सकते हैं। उसके बाद बोला है कि पंप से जो है ना प्रत्येक बार हम लोग बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर A2 हमको बताना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 64 का जो है ना 1/4 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि 16 हो जाएगा। तो 64 में से 16 हम लोग घटा देंगे तो कितना बचेगा? 48 बचेगा। तो इस तरह से हम लोगों को हर बार जो है जो शेष हवा बचे, जैसे अब 48 शेष हवा बची और इसमें से 1/4 निकाल करके हमको फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे, तो इस तरह से हमें संख्याओं की जो है ना एक सूची प्राप्त हो जाएगी और वहाँ से हम लोग इसे आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि माना बेलन में हवा का आयतन कितना है आपका? 64 लीटर है, ठीक है ना। कुछ भी x भी मान सकते हैं आप, आपके ऊपर है, और लेकिन अगर 64 मानते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा लगाने में। 64 लीटर है, ठीक है ना। तो A1 बराबर क्या हो गया हमारा? A1 बराबर हो गया 64 लीटर। फिर उसके बाद जो है हमारा अगर A2 निकालना है आपको, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा? 64 माइनस 64 गुणे 1/4, क्योंकि जो शेष हवा है तो अभी 64 लीटर ही शेष हवा है, उसका 1/4 हम हर बार जो है बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 64 माइनस ये 16 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 48 लीटर, ठीक। इसी तरह से A3 यदि निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? 48 माइनस 48 गुणे 1/4, क्योंकि 48 का 1/4 उसमें से घटा देंगे क्योंकि शेष अब 48 लीटर हवा है। तो ये क्या हो जाएगा? 48 माइनस ये 12 हो जाएगा, 12 चौक 48। फिर इन दोनों को हम लोग घटा लेते हैं, तो यहाँ पे जब हम लोग घटाएंगे तो 8 में से 2 घटेगा 6, ये 36 लीटर बन गया। फिर अगर इस तरह से हम लोग A4 निकालते हैं तो ऐसे ही हमारा निकलते चला जाएगा, ठीक। तो हमारा ये जो सूची है इस तरह से सूची प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? 64, फिर 48, उसके बाद 36, और ऐसे ही करके आगे की तरफ चलते चला जाएगा। इस सूची में ये हमारा A1 हो गया, ये A2 होगा और ये A3 हो गया। अब हमको बताना है कि ये AP है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका सार्वंतर निकालेंगे। पहले D1 निकालते हैं। D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? 48 है, और A1 कितना है बच्चों? वो 64 है। तो दोनों को जब हम लोग यहाँ पे घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा
14 में से 8 घटेगा तो 6 होगा और 5 में से 4 घटेगा तो 1 होगा, -16 बचेगा। ठीक है ना, देखिए क्योंकि बड़ी संख्या पे माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस लगाया जा रहा है। फिर ऐसे अगर हमको D2 निकालना है तो D2 क्या होगा हमारा, A3 माइनस A2 हो जाएगा, A3 माइनस A2। और A3 कितना है 36 है और A2 कितना है 48 है, इसको भी हम घटा लेते हैं। तो 8 में से 6 घटेगा तो 2 होगा, 4 में से 3 घटेगा 1 होगा, -12 होगा क्योंकि देखिए बड़ी संख्या 48 है, इस पर माइनस का चिन्ह है। तो यहाँ पे हम क्या प्राप्त करते हैं, D1 जो है D2 के बराबर नहीं है। ठीक है ना, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि D1 और D2 एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर D1 और D2 एक दूसरे के बराबर नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि सारवंतर बराबर नहीं है, अतः AP नहीं है। ठीक है ना, यानी इसका मतलब है कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब इसका जो है आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पहले का ये तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत रुपया 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत रुपया 50 बढ़ती जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे दिया है कि जैसे यहाँ पे एक कुआं खोदना है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक कुआं है। ठीक है, और इस कुएं के कंडीशन दिया है कि हमें इसकी जो लागत है प्रथम किलोमीटर की 150 है। मतलब अगर हमने 1 किलो यहाँ तक खोद दिया है, इस कुएं को यहाँ तक खोद दिया है 1 मीटर, और यहाँ तक की जो खुदाई की लागत है वो कितना है 150 है। ठीक, उसके बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की जो लागत है ना वो 50 बढ़ती जाती है। यानी इसके बाद हम जितना मीटर खोदेंगे, यानी यहाँ पे खोदेंगे तो 150 प्लस 50 हो जाएगी। फिर अगला मीटर जब हम लोग खोदेंगे तो उसमें 150 प्लस 50 और एक बार 50 और जुड़ जाएगा। फिर ऐसे ही जब अगले मीटर में हम लोग खोदेंगे तो ऐसे ही 50 जो है 3 बार जुड़ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारी संख्या प्राप्त होगी, जो भी संख्याएं मिलेंगी उनकी हमें सूची बना लेनी है और उसके बाद हमें इसको हल करना है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों कि जो कुआं है, कुआं खोदने में प्रथम मीटर की लागत ये क्या दिया है 150। ठीक, इसे हम लोग A1 भी लिख सकते हैं, A1 भी आप लिख सकते हैं 150। इसके बाद बोला है कि प्रत्येक मीटर खुदाई में जो है 50 रुपये बढ़ता है। तो उसके बाद जो हमारा जो कुआं है, कुआं खोदने में दूसरे मीटर की जो लागत हो जाएगी, जिसे हम लोग A2 लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा 150 प्लस 50 हो जाएगा, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 200। ठीक है, फिर ऐसे ही कुआं खोदने में जो हमारा तीसरा है, तीसरे मीटर की जो लागत हो जाएगी A3, ये क्या हो जाएगी 200 प्लस 50 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 250। फिर कुएं को खोदने में जो है चौथे मीटर की जो लागत है वो हमारी प्राप्त हो जाएगी A4, और A4 जो हो जाएगा 250 प्लस 50 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 300। ठीक है, तो अब इसका जो हम लोग क्या करते हैं कि एक सूची बना लेते हैं। तो ये हमारी सूची प्राप्त होगी। देखिए ये सूची हो गया हमारा, सूची जो है आपका 150, फिर उसके बाद 200, फिर उसके बाद 250, फिर उसके बाद 300, फिर ऐसे ही करके आपका बढ़ते चला जाएगा जितना मीटर खोदा जाएगा। ठीक, अब इसका हम लोग सारांतर ज्ञात करते हैं। तो पहले D1 निकालते हैं। तो बच्चों ये हमारा A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 है। तो D1 क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो ये हमारा होगा क्या 200 माइनस 150, और ये कितना होगा 50 होगा। ठीक, इसके बाद जो है हमारा दूसरा सारांतर जिसे हम लोग D2 कहते हैं, और D2 बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 हो जाएगा। ठीक है, तो A3 क्या है यहाँ पे देखिए, ये A3 है 250 और A2 कितना है 200, दोनों को घटाएंगे हम लोग तो फिर 50 प्राप्त होगा। फिर उसके बाद हम लोग तीसरा सारांतर D3 निकाल सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा A4 माइनस A3, और ये आपका हो जाएगा 300 माइनस 250। तो ये प्राप्त कितना होगा 50।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि D1, D2, D3 ये तीनों जो है आपके 50-50 ही प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे कहेंगे कि सार्वंतर समान है, अतः सार्वंतर समान है, अतः सूची के अवयव AP हैं। ठीक है ना, यानी कि ये समांतर श्रेणी में है। AP का मतलब क्या हो गया, इसे हम लोग पूरे मतलब हिंदी में सर्वांतर श्रेणी बोलते हैं, इसे समांतर श्रेणी बोलते हैं। इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसके बाद बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपया 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या कहा गया कि प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जो है उस प्रत्येक वर्ष के मिश्र धन की सूची बनाना है और हमारे पास जो है 10,000 रुपया दिया गया है, 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया गया। तो बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है कि जब जो आपका ब्याज है, जो हर वर्ष ब्याज निकलता है उसका भी ब्याज जोड़ लिया जाता है। ठीक है ना, तो उसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। यानी कि ब्याज का भी ब्याज जब हम जोड़ते हैं तब उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि प्रथम जो राशि है हमारा ना, प्रथम राशि, तो प्रथम राशि जो है हम लोग A1 लिख सकते हैं और ये क्या है 10,000 दिया है। ठीक है, 10,000 है, ये हमारा 10,000 रुपया है। ठीक, उसके बाद हमारा मिश्रधन, पहला जो मिश्रधन प्राप्त होगा वो क्या होगा देखते हैं। तो मिश्रधन जिसे हम लोग A2 लिख सकते हैं, प्रथम मिश्रधन को A2 लिखेंगे। तो मिश्रधन बराबर होता है ना मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज होता है, ये होता है, ये हमारा मूलधन है। ठीक है ना, जो प्रथम राशि वो मूलधन है। तो ये हो गया 10,000 और ब्याज के लिए फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। समय को एक वर्ष रखेंगे, ये हमारा दर है, देखिए 8% वार्षिक दर है ना, ये दर है, और बटे में 100 होता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग काटते हैं इसको, 2 जीरो कट जाता है और इस तरह से A2 का जो मान है वो प्राप्त हो गया 10,000 प्लस ये हमारा 800 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10,800। ठीक है ना, 10,800 रुपया जो है हमारा A2 हो गया। ठीक, उसके बाद हम लोग दूसरा मिश्रधन प्राप्त करते हैं, दूसरे वर्ष के लिए चलते हैं। तो ये हमारा A3 प्राप्त होता है। तो जब हम लोग दूसरे वर्ष में जाएंगे तो पहले वर्ष का जो मिश्रधन है दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने बताया है कि जो ब्याज मिला ना 800 इसमें जोड़ लिया हमने, अब इस 800 पर भी हम ब्याज लगाएंगे, तब उसी को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 10,800 हो गया, 10,800 और प्लस में मूलधन ये हमारा 10,800 है, गुणे दर कितना है 8 और गुणे ये समय 1 वर्ष हो गया और बटे में क्या हो गया 100 हो गया। तो ये डबल जीरो कैंसिल हो गए, 8 का इसमें गुणा कर देंगे। तो A3 का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 10,800 प्लस 8 8 64 को 4 हासिल 6 हो गया, 8 जीरो 0 हो गया है 6। तो ये हमारा हो जाएगा, अब इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए 10,800 में 864 आप जोड़ लेंगे तो ये कुछ इस तरह से प्राप्त हो जाएगा, 11,664 जो है हमारा प्राप्त होगा, 11,664 प्राप्त होगा। ठीक, फिर उसके बाद हमारा जो अगला मिश्रधन है उसे हम लोग निकालते हैं। मिश्रधन A4 हो जाएगा। ठीक है ना, तीसरे वर्ष का मिश्रधन। तो हमारा जो दूसरे वर्ष का मिश्रधन था वो अगले वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। तो ये हमारा मूलधन हो गया 11,464 मूलधन हो गया, प्लस 11,664 गुणे दर कितना है 8 का है, गुणे 1 और बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। 11,664 में 8 से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त हो, 8 चौके 32, 8 छक्के 48, 3 51, 8 छक्के 48, 48 को 50, 3 53 हासिल 5 हो जाएगा और 8 एकम 8 5 13 और 8 एकम 8 1 9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पे 100 से हमको भाग भी देना है, तो जो 100 से भाग देंगे हम लोग तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 933.12। ठीक, अब इसमें हम लोग 11,664 में 933.12 को ऐड कर देते हैं। ठीक, तो ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ये 4 3 7 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 6 15 हो गया, 1 1 2 हो गया, ये क्या प्राप्त हो गया 12,597.12 हो गया ये। तो इस तरह से हम लोग इसकी सूची बना लेते हैं। तो जो सूची हमारी होगी वो क्या प्राप्त होगी देखिए, तो ये हमारा हो गया 10,800, फिर उसके सबसे पहला तो हमारा 10,000 है ना, पहले 10,000 है, पहले 10,000 लिखेंगे, 10,000, फिर उसके बाद 10,800, फिर उसके बाद हमारे पास कितना है 11,664 हो गया,
फिर उसके बाद जो है 12,597.12 है। ठीक, तो ये हमारा A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 है, ये A4 है। तो हम यहाँ पे D1 निकालते हैं पहले। तो जब D1 निकालेंगे यहाँ पे तो A2 माइनस A1 होता है D1 के लिए, यानी कि 10,800 माइनस 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे 800 बचेगा, घटाएंगे दोनों को। ठीक, फिर D2 निकालते हैं हम लोग। तो ये क्या होता है, A3 माइनस A2 होता है। तो 11,664 माइनस कर देंगे 10,800। तो 11,664 में से हम लोग 10,800 घटा देते हैं। तो 16 में से 8 जाएगा 8, यानी कि 864 बचेगा। फिर उसके बाद हम लोग D3 निकालते हैं। तो D3 जो है हमारा कितना होता है, A4 माइनस A3। ठीक है, A4 माइनस A3। तो A4 कितना है, 12,597.12 और माइनस उसमें से करना है 11,664। तो 12,597.12 में से हम लोग 11,664 घटा देते हैं। तो हमारे पास बच जाएगा 7 में से 4 घटेगा 3, 9 में से 6 घटेगा 3, 15 में से 6 घटेगा तो 9, यानी कि 933.12 बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये तीनों देखिए अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सारवंतर। यहाँ पे जो आपका लिखा जाएगा कि सारवंतर असमान है, अतः सूची AP नहीं है। ठीक है ना। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आप लोग इसका जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, जिसमें A बराबर 10 दिया है, D बराबर 10, यानी कि प्रथम पद भी 10 दिया है, सारवंतर भी 10 दिया है। हमको जो है एक AP के जो है 4 पद इसमें ज्ञात करने हैं। ठीक है। तो हमने पहली वीडियो में आप लोगों को जो AP है होता है, जो समांतर श्रेणी होती है, उसका व्यापक रूप बताया था। तो व्यापक रूप इस तरह से कुछ होता है, A होता है। ठीक है, जैसे अगर हमारा AP का प्रथम पद A है तो अगला जो पद होता था वो A प्लस D होता था, यदि सारवंतर D है तो। ठीक है ना। अगले पद के लिए क्या करते थे, A प्लस D लिखते थे। फिर उसके अगले पद के लिए A प्लस D लिखते थे। ठीक, यानी कि ये A हो गया, फिर इसके बाद A प्लस D हो जाता है। तो D और D जोड़ेंगे तो A प्लस 2D हो जाएगा, A प्लस 2D हो गया। फिर ऐसे ही हम 3 बार D को जोड़ेंगे तो A प्लस 3D हो जाएगा। और ये आपका जो है क्रम आगे की तरफ ऐसे चलता रहेगा। ठीक, तो ये जो होता है ना, इसे हम लोग A1 कहते हैं। ये वाला A1 हो गया, ये A1 हो गया, ये A1 हो गया। इसे हम लोग कहते हैं A2, ये A2 हो गया। इसे हम लोग कहते हैं A3 और इसे बोलते हैं A4। ठीक है, तो A बताना है, A या A1 सेम होगा, तो ये क्या हो जाएगा 10। ठीक, फिर उसके बाद जो हमारा A2 यदि आपको बताना है तो A2 के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस D लिखेंगे। तो A का मान 10 है और D का भी मान देखिए 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर अगर हमको A3 बताना है तो A3 के लिए हमें लिखना होगा A प्लस 2D लिखना होगा। तो A का मान 10 हो गया और D का मान भी 10 है, तो 2 गुणे यहाँ पे 10 लिखा जाएगा। तो ये 10 दूनी 20 हो जाएगा। यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया, 30। फिर ऐसे अगर A4 बताना है आपको तो A प्लस 3D A4 का मान देखिए यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस 3 गुणे 10, तो ये 10 प्लस 30 हो जाएगा। और क्योंकि 10 या 30 हो गए यहाँ पे, ये 40 होगा। ठीक, तो इस तरह से जो हमारी AP है वो ये हो गई। AP जो है आपका हो गया 10, 20, 30, 40। तो AP के जो है ये हमारे 4 पद हो गए। ठीक, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। A का जो मान है -2 दिया है और D का मान 0 दिया है। ठीक, तो जो हमारा AP होगा वो आपका हो जाएगा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, जहाँ पे A1 होता है, ये A2, A3, A4। तो A1 जो है आपका A ही है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। A2 है हमारा A प्लस D, यानी कि -2 प्लस 0, तो कितना प्राप्त होगा, -2 प्राप्त होगा। A3 जो है हमारा A प्लस 2D होता है, ये A3 है। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2 गुणे 0, तो 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, तो फिर ये -2 ही होगा। A4 जो है हमारा क्या है, A प्लस 3D है, A प्लस 3D हो गया, तो -2 प्लस 2 गुणे 0,
तो ये -2 + 0 यानी कि ये भी -2 ही होगा। तो इस तरह से हमारी जो AP प्राप्त होगी वो क्या होगी बच्चों, -2 -2 -2 -2। ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा है। A का मान 4 है और D का मान -3 है। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी AP होगी, ये आपका हो जाएगा A + D, A + 2D, A + 3D और इस तरह से आगे की तरफ। ठीक है ना। तो A1 का जो मान है वो A होता है और ये कितना हो गया, 4 हो गया। A2 जो है हमारा वो बच्चों है A + D, तो ये A + D हो गया। तो A + D, तो A का मान 4 है और D का जो मान है वो -3 है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ऐसे ही A3 का जो मान है वो A + 2D है। ठीक है। A + 2D है तो A का जो मान है वो 4 है और 2 गुणे D का जो मान है वो कितना है, -3 है। तो ये 2 और 3 का गुणा करेंगे तो -6 होगा, तो इन दोनों को घटाते हैं तो -2 प्राप्त होगा। ठीक। फिर A4 अगर हम लोग निकालते हैं, ये क्या है, A + 3D है, तो 4 और +3 गुणे -3 हो गया, तो ये 3 3 का 9 हो गया, तो ये घटेगा तो कितना होगा, -5 हो जाएगा। ठीक। तो इस तरह से जो हमारा AP है वो ये हो गया, AP हो गया हमारा 4 1 -2 -5 और इस तरह से चलते चला जाएगा। ठीक। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि A का जो मान है वो -1 है और D का जो मान है वो 1/2 है। तो ये हमारा AP हो जाएगा। तो AP जो है A + D, A + 2D और A + 3D। ठीक है। तो A1 जो कि A के बराबर होता है और इसका मान -1 हो गया। A2 जो कि A + D के बराबर होता है, इसका जो मान हो जाएगा -1 और +1/2 हो जाएगा। तो इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो इसका जो मान होगा वो -1/2 प्राप्त होगा। A3 जो कि बराबर होता है A + 2D के, तो ये -1 + 2 गुणे D का जो मान है बच्चों वो 1/2 है, 1/2 रख दिए, तो 2 से 2 कट जाएगा, -1 और यहाँ पे भी एक बचेगा +1, इसका मान 0 हो जाएगा। फिर ऐसे ही A4 जो होता है जिसे हम लोग A + 3D लिखते हैं और ये हो जाएगा A का जो मान है उसको रख लेते हैं हम लोग, A का मान -1 हो गया +3 गुणे D का मान 1/2 हो गया, तो ये हमारा बन जाएगा -1 + 3/2। तो इसे जब हम लोग जोड़ेंगे तो इसका जो मान आएगा वो हो जाएगा 1/2 के। तो ये हमारा AP प्राप्त हो गया क्या, -1 -1/2 फिर 0 और फिर 1/2 हो गया। ठीक। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। A का जो मान है -1.25 दिया है और D का जो मान है -0.25 दिया है। ठीक। ये हमारा AP का जो है ना व्यापक रूप होता है, A + D होता है, A + 2D होता है, A + 3D होता है, ये सब जो हमारे व्यापक रूप हैं। ठीक। तो A1 जो होता है ना उसे हम लोग A ही कहते हैं और A का जो मान है -1.25 है। A2 को हम लोग कहते हैं A + D। ठीक है। तो A का मान तो हो गया -1.25 और ये D का मान है -0.25। तो यहाँ से जब हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे ये माइनस हो जाएगा। देखिए दोनों माइनस में है, दोनों को माइनस में जोड़ेंगे तो ये हमारा जो होगा 1.50 प्राप्त होगा, -1.50 प्राप्त होगा। ठीक। फिर ऐसे A3 को जब हम निकालेंगे तो A3 क्या है, A + 2D है, A + 2D लिख लेंगे। A का मान कितना है, -1.25, 2 गुणे और D का मान कितना है, देखिए -0.25 है D का मान। ठीक। इन दोनों का आपस में हम लोग गुणा कर लेते हैं, ये -1.25 हो गया और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 0.50 प्राप्त होगा। ठीक। अब इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो -1.75 हो जाएगा। फिर ऐसे अगर हम लोग A4 को निकालते हैं तो A + 3D है, देखिए A4, इसे A4 कहते हैं। तो A का मान कितना हो गया, -1.25 हो गया और +3 गुणे D का मान हो गया -0.25, तो -1.25 और इसका 3 से जब हम लोग गुणा करेंगे -0.75, तो इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो -2.0। तो इस तरह से ये हमारा AP प्राप्त होगा क्या, तो A का मान हो गया -1.25, फिर उसके बाद दूसरा जो A2 -1.50, फिर उसके बाद A3 है -1.75 है, फिर A4 है -2.0 है। ठीक है ना।
अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए, यानी कि जो भी इसमें एपी दिया गया है उसका प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें 3 1 -1 -2। तो प्रथम पद को हम लोग ए से दिखाते हैं और ये फर्स्ट वाला ही हमारा प्रथम पद हो गया, ठीक। सार्वंतर डी बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, A2 - A1 लिखते हैं। तो ये A2 है और ये A1 है, 1 - 3, तो इसका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, -2 हो गया, ठीक। इसमें हम लोग आते हैं, ये हमारा प्रथम पद हो गया -5। सार्वंतर डी जो होता है A2 - A1 होता है, ये A2 होता है, ये A1 ये A2, तो A2 का मान -1 हो गया और A1 का मान देखिए -5 है और यहाँ भी माइनस है, इसलिए हम लोग इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक। जब ब्रैकेट हटाएंगे हम लोग तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और यहाँ पे अब जब हम लोग हटाएंगे तो ये 4 प्राप्त होगा। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इसका प्रथम पद है, A 1/3 हो जाएगा और D का जो मान होगा A2 - A1 होगा और इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 5/3 - 1/3, ठीक है। तो जब नीचे हर जो है बराबर होता है तो यहाँ पे उसका जो लॉसा होता है वो 3 ही होता है और ऊपर हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं 5 - 3, तो ये इसका जो है सार्वंतर हो गया 4/3। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है प्रथम पद है, A बराबर क्या है 0.6 हो गया और ये सार्वंतर A2 - A1 होता है और A2 का मान है 1.7 और A1 का जो मान है वो 0.6 है, ठीक। तो अब इसको हम लोग घटा लेंगे, 1.7 में से 0.6 को घटाएंगे तो 7 में से 6 घटेगा तो 1 होगा, ठीक, 1 होगा और 1 में से 0 1 हो गया तो 1 जो है इसका सार्वंतर प्राप्त होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये जो है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की जो वीडियो है आपको अगले क्लास में मिलेगी। तब तक के लिए हम लोग यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं और वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।